हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परम आईएएस के टेस्ट 3 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में उसके पास कोई वीटो शक्ति नहीं है, ये सही है। भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां है: पूर्ण वीटो, निषेधात्मक वीटो या निरोधात्मक वीटो और पॉकेट वीटो। जब संविधान संशोधन विधेयक की बात आती है तो राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। उसे राज्य विधानमंडलों के संबंध में पॉकेट वीटो है। बिल्कुल, पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है? बिल को राष्ट्रपति द्वारा अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। जब वह अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है, वह न तो विधेयक को अस्वीकार करता है और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। उसके पास योग्य वीटो यानी क्वालिफाइड वीटो का प्रयोग करने की शक्ति नहीं है। बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो के प्रयोग करने की शक्ति नहीं है, तो इसलिए ये तीनों सही है। 1, 2, 3 राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तारीख का उल्लेख कीजिए। तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजस्व के वितरण से नहीं, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य से बिल्कुल नहीं, संसद की सदस्यता से नहीं, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितनी वस्तुएं हैं? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में 29 विषय है, 29, राइट ऑप्शन सी होगा। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़कें और पेयजल आदि महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो एएमटीएम में AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो त्रिपुरा दिया गया है, इसमें मिजोरम दिया गया है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 43A जोड़ा गया था, 43A, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के बारे में सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी होगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार 2010 में मनाया गया था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद या संघर्ष से संबंधित है? IR कोहेलो केस 2007, ये तो शेड्यूल 9 से संबंधित है। गोलकनाथ केस 1967, ये जो है DPSP एंड फंडामेंटल राइट के विवादों से संबंधित है। गोलकनाथ जो मामला था 1967 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में से किसी को भी कम नहीं कर सकती है, इसलिए अदालत ने कहा कि DPSP के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद में मेनका गांधी केस 1978, तो मेनका गांधी केस जो है ये है आर्टिकल 21 से संबंधित है। मिनर्वा मिल केस 1980, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फंडामेंटल राइट पर DPSP की प्रधानता को असंवैधानिक और अमान्य करार दिया। सो ये भी है फंडामेंटल राइट और DPSP के विवादों से संबंधित। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कौन कौन सा ये है? 2 और 4, तो 2 और 4 राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे कैसे पारित किया जाता है? तो उसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी हवा फिलीपींस की सबसे प्रसिद्ध है? तो अमिहान है। फिलीपींस में अमिहान और हबगट देश में हर साल होने वाली दो प्रकार की हवाओं और मौसमों का उल्लेख मिलता है। अमिहान को उत्तर पूर्व मानसून के रूप में जाना जाता है, जबकि हैबगेट को दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जाना जाता है। तो अमिहान जो है महत्वपूर्ण हवा है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटियाँ भारत में पाई जाती है? तो नंदा देवी पाई जाती है, नंगा पर्वत पाया जाता है, कामेट भी पाया जाता है। तो 1, 2 एंड 5 जो है 1, 2 एंड 5 राइट ऑप्शन सी होगा। ये दोनों अन्नपूर्णा एंड धौलागिरी जो है नेपाल में है, नेपाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर नदी है, राइट ऑप्शन बी है। इसके अलावा ताप्ती और माही नदी भी दरार घाटियों से होकर के ही बहती है, भ्रंश घाटी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र को बड़े खेलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वो है उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, साथ ही झारखंड के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। पूर्व में मेघालय में इसका बाहरी भाग है। यह तीनों तरफ से पहाड़ी श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में अरावली, बिंद, सतपुड़ा और राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। इसके पश्चिमी और पूर्वी किनारों के साथ क्रमशः पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। तो राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है, झारखंड में भी कुछ भाग है इसका। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपक्षय और सामूहिक संचलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापक संचलन के लिए अपक्षय एक पूर्व आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही है। बहता पानी, हिमनद, हवा, लहरें और धाराएं सामूहिक संचलन के प्राथमिक कारण हैं, ये भी सही है। चट्टानों के रासायनिक अपघटन को अपक्षय नहीं माना जाता है, ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों सही है इसमें। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो ओजोन जो है, ओजोन परत 10 से 50 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है और इसकी अधिकतम सांद्रता जो है समताप मंडल में पाई जाती है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्वस्थानिक संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है? इन सिटू, तो जैव आरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्यजीव अभयारण्य भी है, वनस्पति उद्यान नहीं है। सो राइट ऑप्शन ई होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणासन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है? तो बंगाल की डेल्टा का उपखंड है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोमाली जेट वायु का एक निम्न स्तर क्रॉस इक्वेटोरियल प्रवाह है जो अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ जेट गति प्राप्त करता है, ये सही है। सोमाली का सुदृढ़ीकरण प्रायद्वीपीय भारत पर एक मजबूत मानसून से जुड़ा है, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट वियतनाम के पूर्वी तट से अफ्रीका के पश्चिमी तट तक चलता है, ये भी सही है। ब्रेक मानसून स्थितियों के दौरान उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट भारतीय उपमहाद्वीप से पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है, नहीं, ये नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। सो इसमें से 1, 2 एंड 3 सही है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्थान है? तो नीति आयोग एक नोडल एजेंसी है, राइट ऑप्शन सी होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कार्यान्वयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के अधिकांश भाग में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? तो यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट यानी सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहलाती है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है? तो वो है MN नरेगा, MG नरेगा बाद में इसका नाम कर दिया गया, राइट ऑप्शन ए होगा। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लाया गया था, जिसको नरेगा कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2009 कर दिया गया, यानी MG नरेगा 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सतत विकास पर ध्यान देने के साथ शुरू की गई थी? तो
12वीं पंचवर्षीय योजना थी, राइट ऑप्शन डी होगा। कब से कब तक थी? 2012 से 2017 तक थी। इसका मेन थीम क्या था? फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। और इसका टारगेट कितना था ग्रोथ रेट का? 8% था। और इसी के साथ पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला थम गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में स्थापित की गई थी? तो हाशिम कमेटी थी, राइट ऑप्शन डी होगा। प्रोफेसर SR हाशिम के चेयरमैनशिप में ये समिति गठित की गई थी। इसने अपना रिपोर्ट 24 दिसंबर 2012 को प्लानिंग कमीशन को सौंप दिया था इस समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDR का मतलब है? तो SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, यानी विशिष्ट आहरण अधिकार, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ है? तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज 0, यानी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव का रक्त श्वेत होता है? तो तिलचट्टा यानी कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो वाइट कलर का होता है, श्वेत होता है। जिस तरीका से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, उसी तरीका से जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके शरीर में हीमोलिम्फ सर्कुलेट करते रहता है और उनके टिश्यूज के कांटेक्ट में वो रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, राइट ऑप्शन बी होगा, तिलचट्टा कॉकरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किसकी जड़ों की कोशिकाओं के साथ संयोजन बनाते हैं? तो दलहनी पौधों की जड़ों के साथ बनाते हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो पाल में प्रोटीन होता है, स्पाइडर सिल्क में प्रोटीन होता है, दो तरह का प्रोटीन इसमें होता है, एस्पाइड्रॉन 1 एंड एस्पाइड्रॉन 2। खुर में भी होता है। कपास में प्रोटीन नहीं होता है, सो राइट ऑप्शन ए होगा, कपास प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है तो कौन से रंगों की पहचान नहीं की जा सकती है? तो लाल और हरा रंग यानी रेड एंड ग्रीन कलर की पहचान नहीं की जा सकती है। इसके प्रति सेंसिटिविटी कहिए, संवेदनशीलता कहिए, कम हो जाती है आंखों की, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस गुण का अनुसरण नहीं करती है? तो ध्वनि का परावर्तन होता है, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस होता है, ध्रुवीकरण नहीं होता है, पोलराइजेशन नहीं होता है ध्वनि का, तो ये नहीं होता है। विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन भी होता है, लेकिन ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन नहीं होता है। ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जो है ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन नहीं होता। पोलराइजेशन किसका होता है? ट्रांसवर्स वेव का होता है। जैसे लाइट वेव जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लीजिए ये जो पेज है इसके प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है कुछ इस तरीका से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है किस प्लेन में? मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लीजिए, और ये जेड एक्सिस है यहाँ पे, तो एक्स वाई प्लेन, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया। और एक्स वाई प्लेन में इसको ऑसिलेट करवाइए कुछ इस तरीका से, वाई जेड प्लेन में ऑसिलेट करवा दीजिए। ये वाई जेड प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, वाई जेड प्लेन में, और एक्स वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जब इसको किसी पोलरीमीटर से जब पास कराते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का म्यूचुअल डायरेक्शन में जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन के ऑसिलेशन को तो रहने देता है, बाकी अदर डायरेक्शन में जो ऑसिलेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को, उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये ब्लॉकिंग वाला जो कंसेप्ट है किस में लागू हो सकता है? ट्रांसवर्स वेव में ही तो लागू हो सकता है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं हो सकता है। तो ध्वनि इस गुण का अनुसरण नहीं करती है, राइट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? तो वो है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी। ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही तरह की ग्रंथि है। ये कैसे दोनों की तरह काम करती है? ये एंजाइम को प्रोड्यूस करती है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा, ये इंसुलिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामग्री में कैल्शियम होता है? तो कैल्शियम जिप्सम में होता है। जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डाइहाइड्रेट 2H2O। तो इसमें कैल्शियम है। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के बायो इंडिकेटर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो लाइकेन है। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेतों में उत्सर्जित होने वाली और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है मीथेन CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वसा को पचाने वाला एंजाइम है? तो वो है लाइपेज। ये पैंक्रियाज से स्रावित होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समान परिस्थिति में पेड़ के पत्तों की सरसराहट के डेसिबल स्तर को दर्शाता है? तो 20 dB होता है पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट के ध्वनि का जो स्तर होता है वो 20 dB का होता है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्राइमरी है, फ्लाई ऐश भी प्राइमरी है, लेकिन स्मॉग जो है ये दो वर्ड के मिलने से बना है, स्मोक एंड फॉग। ये जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है यानी द्वितीयक प्रदूषक है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए मवेशियों को दी जाने वाली कौन सी दर्द निवारक दवा जिम्मेदार है? तो वह है डाइक्लोफेनक। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, डाइक्लोफेनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त परिघटना क्या है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसका नाम है। कुल आंतरिक प्रतिबिंब नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सूटेबल वर्ड है यहाँ पे। क्या कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे है? देखिए, कभी भी जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड करती है। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाते जाएं यानी आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस मीडियम से जा रही है लाइट उसी मीडियम में लौट करके आ जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये मान लीजिए डेंसर मीडियम है और उधर उस साइड में रेयरर। ये डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम है। लाइट रे जा रही है, ये नॉर्मल हो गया तो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी, डेंसर से रेयरर में जा रही है। अब एंगल थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं तो और इधर की ओर बेंड करेगी और दूर जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा एंगल जिससे कि इसके जस्ट पैरेलल हो जाएगी इस सरफेस के। इस एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल से जो ही ज़्यादा एंगल बढ़ाए, जिस मीडियम से जा रही थी उसी मीडियम में लौट करके आ जाएगी। इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब ऑप्टिकल फाइबर में यह कैसे काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर जैसे ये मान लीजिए, ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें दो लेयर्स होते हैं। अंदर वाले को कोर कहा जाता है, बाहर वाले को क्लैडिंग कहा जाता है। और यहाँ से मान लीजिए कोई सिग्नल भेजना है, हमें सिग्नल हम भेज रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसका एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। ये एंगल, इस कारण से ये इस परावर्तित हो जाती है ऐसे। फिर यहाँ पे वही हाल है, परावर्तित हो गई, फिर यहाँ पे परावर्तित हो गई। इस तरीक़ा से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद में सिग्नल जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद में। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक है? तो अभी तक जो पता है कि लाइट का स्पीड ही सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, तो प्रकाश का वेग ही सबसे ज़्यादा वेग होता है। राइट ऑप्शन बी होता है। कितना होता है? निर्वात में या वैक्यूम में कहिए या एयर में कहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस यानी यदि तीनों में हम कंपेयर करके देखें तो सॉलिड्स में ध्वनि का वेग यानी स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो निर्वात, हवा, पानी, इनमें से इस्पात जो है यानी स्टील जो है सॉलिड है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, स्पीड ऑफ साउंड स्टील में सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग में आंखों में तेज जलन पैदा करने वाला कौन सा है? वैसे तो सल्फर डाइऑक्साइड भी पैदा करता है, आंखों में जलन, पानी आने लगता है। सबसे ज़्यादा जो जलन पैदा करता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी पैन करता है, PAN। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन को उनके निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं दिया गया था। फोटो इलेक्ट्रिसिटी का सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, साइंस का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, सूटेबल होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है इसको। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। कब? 1921 में दिया गया था। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये मेटल का सरफेस है और यहाँ ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ से जब सोलर रेडिएशन आता है, जब सूटेबल हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट या सूटेबल लो वेवलेंथ का लाइट जब किसी मेटालिक सरफेस पे फॉल करता है तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और इसी फिनोमिनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो एक्सप्लेन किए थे आइंस्टीन, उनका इक्वेशन होता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या होता है वो? जैसे मान लीजिए कि ई एनर्जी आ रही है, फोटोन जो आ रहा है ई एनर्जी आ रही है, और जस्ट नॉक करने में इलेक्ट्रॉन को जस्ट उकसाने में जो एनर्जी खर्च हो रही है वो मान लीजिए कि 5 हो रही है। तो ई एनर्जी आ रही थी, जस्ट उकसाने में 5 एनर्जी खर्च हो गई, तो बची एनर्जी कितना? E-5। यही तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके स्पीड इसी से बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो K मैक्स, और ये मैक्सिमम होगी, K मैक्स इज इक्वल टू E-5, E-5। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किए थे आइंस्टीन, इसी इक्वेशन को दिए हुए थे आइंस्टीन, जिसके लिए उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्बिडो से संबंधित है? अल्बिडो, तो सबसे पहले जानिए अल्बिडो होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और ये सन है, सोलर रेडिएशन यहाँ से आ रही है, सोलर रेडिएशन यहाँ से आ रही है। तो सोलर रेडिएशन जब इस सरफेस पे पड़ेगी तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है? कुछ एब्जर्बशन होगा, अवशोषित होगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है ये बताता है अल्बिडो। अल्बिडो ज़्यादा है मतलब रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो अल्बिडो जो है किससे संबंधित है? उत्सर्जन शक्ति से है, यानी रिफ्लेक्टिंग पावर से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो पॉलीसाइथेमिया होती है, पॉलीसाइथेमिया। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। एक तरह का एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर है, और जब आरबीसी की मात्रा जो बढ़ जाती है ब्लड में, तो ब्लड जो है मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, और इसकी वजह से स्ट्रोक्स आने लगते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं, टिश्यू जो है वो डैमेज होने लगते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? तो रंग जो है, कलर भौतिक गुण है, गर्मी ये भी भौतिक गुण है, गलनांक ये भी भौतिक गुण है, अम्लता यानी एसिडिटी जो है ये केमिकल गुण है। एसिड क्या होते हैं? जो H+ सॉल्यूशन में H+ देते हैं वो एसिड कहलाते हैं। तो H+ देते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, और जो OH- देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन जो देते हैं, वो बेस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण क्या है? जैसे ऑयल है, इसमें हाइड्रोजन मिला दीजिए। कैटलिस्ट कौन सा रहेगा? निकिल कैटलिस्ट रहेगा, और जब गर्म कर दीजिए तो ये बन जाता है वनस्पति तेल, वनस्पति घी। ये वनस्पति तेल है, वनस्पति ऑयल है। जब हाइड्रोजनेशन इसका हो जाएगा तो वो बन जाएगा वनस्पति घी।
घी बन जाएगा, GHEE वनस्पति घी बन जाएगा। किस कैटलिस्ट या किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये होता है रिएक्शन? तो ये निकिल कैटलिस्ट की उपस्थिति में, प्रेजेंस में होता है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो निकिल हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी फ्री स्टेट में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वही धातु यानी मेटल फ्री स्टेट में पाई जाएगी जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी, यानी कम रिएक्टिव होगा। तो गोल्ड जो होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, सिल्वर की रिएक्टिविटी कम होती है, प्लेटिनम की रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए ये मुक्त अवस्था में यानी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये तो रिएक्टिव है, क्रोमियम भी रिएक्टिव है, जस्ता भी रिएक्टिव है। कम रिएक्टिविटी जो होती है वो गोल्ड यानी सोना की होती है। राइट ऑप्शन बी होगा, इसलिए ये मुक्त अवस्था यानी फ्री स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जैव यौगिकों में सबसे आवश्यक मूल तत्व कौन सा है? तो वो है कार्बन। कार्बन हर जगह मौजूद है। कार्बन जो है किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ तो बॉन्ड बनाता ही है, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ तो बॉन्ड बनाता ही है, अपने किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ में सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। इस कारण से इसके कंपाउंड सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कार्बन के, और ये प्रॉपर्टी जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कहलाती है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए सीरा सबसे अच्छा कच्चा माल है? तो एल्कोहल के उत्पादन के लिए एल्कोहल, इनफैक्ट इथेनॉल के उत्पादन के लिए इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल के उत्पादन के लिए। सही ऑप्शन जो होगा इसमें से ये होगा, डी होगा, शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो विद्युत पंखा भी है, दूरभाष रिसीवर भी है, डायनेमो भी है, लेकिन कार्बन माइक्रोफोन जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन? बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जो जमावट में मदद करता है? तो वो है बीमाणु यानी प्लेटलेट्स। इसी की वजह से रक्त का थक्का जमता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पदार्थ है जो अपनी गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है? तो साधारण नमक है, यानी कॉमन सॉल्ट जो है ये यदि सूखा हुआ है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन इसको पानी में घोल देंगे, मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा, घुला हुआ अवस्था में आ जाएगा, तो ये विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। राइट ऑप्शन सी होगा। जैसे हम किसी कंटेनर में वाटर रखे हुए हैं, इसमें सॉल्ट लगा दीजिए, घोल दीजिए, तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है, और यही जो आयंस है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। और सूखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, सूखा हुआ नमक है, तो ये तो टूटे नहीं है Na+ और Cl- में, इसलिए यहाँ से वायर जोड़ दीजिए, इधर से वायर निकालिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो वो है वाजसनामी। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुम्फा का शिलालेख किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है? तो खारवेल के राजा के बारे में। खारवेल है कहाँ? उड़ीसा में है। यह एक जैन राजा थे जिन्होंने 2री या पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शासन किया था। खारवेल का प्राथमिक स्रोत उसका रॉक कट हाथी गुम्फा शिलालेख है। शिलालेख अदिनांकित है, मतलब डेट नहीं है उस पर। इसकी 17 पंक्तियों में से केवल 4 पूरी तरह से सुपाठ्य है, अन्य अस्पष्ट है। विद्वानों द्वारा विभिन्न व्याख्या और विवादित है। जैन धर्म से संबंधित वाक्यांशों के साथ लिखे गए शिलालेख में उनके शासनकाल के रिकॉर्ड का 1 साल का वर्णन किया गया है, और उन्हें सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, कल्याणकारी गतिविधियों, कलाओं के संरक्षण और कई सैन्य जीत का श्रेय दिया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्रमाण प्रदान करता है? तो वो है राजस्थान में बागोर और मध्य प्रदेश में आदमगढ़। बागोर। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है और सालबाई की संधि ब्रिटिशर्स एंड मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में हुई थी। कब? 17 मई 1782 को। 17 मई 1782 को राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को 11 बिंदु का अल्टीमेटम पेश किया। निम्नलिखित में से किसे अल्टीमेटम में शामिल किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, एक ऐसा दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। लाहौर कांग्रेस द्वारा दिए गए जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए गांधी ने सरकार को 11 मांगें पेश की और 31 जनवरी 1930 को इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अल्टीमेटम दिया। जो मांगे थी वो थी सामान्य हित के मुद्दे से संबंधित मांगे जो थी वो थी सेना और सिविल सेवाओं पर व्यय को 50% तक कम किया जाए, पूर्ण शराबबंदी किया जाए, आपराधिक जांच विभाग यानी CID में सुधार किया जाए, हथियारों के लाइसेंस जारी करने के लिए लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति देते हुए शस्त्र अधिनियम बदला जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, डाक आरक्षण विधेयक स्वीकार किया जाए, विशिष्ट बुर्जुआ जो मांगे थी वो थी रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात कम किया जाए, कपड़ा सुरक्षा का परिचय दिया जाए, भारतीयों के लिए रिजर्व कोस्टल शिपिंग की अनुमति दी जाए और विशिष्ट जो किसान मांगे थी उसमें था भू राजस्व में 50% की कमी किया जाए, नमक कर और सरकार के नमक एकाधिकार को समाप्त किया जाए। तो इसमें से कौन कौन सा सही है? रुपये स्टर्लिंग विनिमय अनुपात में कमी किया जाए, ये सही है। नमक कर का उन्मूलन किया जाए, ये भी सही है। भारतीयों के लिए आरक्षित तटीय नौवहन, ये भी सही है। डाक आरक्षण बिल की अस्वीकृति, नहीं ये गलत है, स्वीकृति दी जाए ये था। 4 तो गलत है, कौन सा सही है? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 4 गलत है तो ये भी गलत हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है, डी भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्य वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो दूसरी राजधानी कांची में थी, राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? तो वो थे भाटा के राजा रामचंद्र सिंह, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। हंटर कमीशन, हंटर आयोग जो है 1882 में बना था, 1882 में, और 1917 में बना था सैडलर कमीशन। 1917 में। वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। और ये सार्जेंट योजना कब बनी थी? 1944 में। 1944 में। कौन पहले आया था? 1854। वुड डिस्पैच पहले आया, देन हंटर कमीशन, यानी 3124 राइट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी? तो वो थे विनायक दामोदर सावरकर एंड गणेश दामोदर सावरकर, दोनों, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था खिलाफत आंदोलन का दमन नहीं, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत, ये भी नहीं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए बिना मुकदमे के कारावास, ये सही है, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परम IAS के टेस्ट 3 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। मैं टेस्ट 3 के क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं बाद में अपलोड करूँगा। बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।